अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट के बारे में, वो की ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए लगाना, ठीक ना। तो मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने जो है लास्ट लेक्चर में मैंने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 4 तक बताया था आपको मैंने, और आज है क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, किसका, ऑप्शनल का, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग शुरू करने वाला ट्रायंगल। क्या शुरू है आज हमारा चैप्टर नंबर जो 6 है ना, वो होने वाला ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे क्या होता है ट्रायंगलवा। इसको खूब अच्छी तरीके से पढ़ना है। और आपने 9th में पढ़ चुका है भैया क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में पढ़ चुका है, कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ रखा है, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी। कोई दिक्कत क्या, इन सब के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये आपको क्लास 9th में मैंने आपने 9th की क्लास में आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को यही कहूंगा, वेलकम टू राय मैथ क्लासेस, ठीक है। और वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं उनको, उनका स्वागत है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 5.4 का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद तो शुरू करते हैं ट्रायंगल के बारे में, ठीक ना। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, ट्रायंगल ही रहेगा, ठीक है। आज क्या है, ट्रायंगल ही रहेगा, ट्रायंगल ही रहेगा। आज हमारा टॉपिक क्या है, ट्रायंगल ही रहेगा। तो ठीक है, तो ट्रायंगल ही काम करता हूँ कि ट्रायंगल ही शुरू कर दूं, यहाँ पहले सॉल्व कर दूं, सोच रहा हूँ सॉल्व कर दूं ना, क्वेश्चन सॉल्व करके उसको हटाऊं। बोला गई स्मॉल टेरेस एट फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइज टू 15 स्टेप्स ईच ऑफ व्हिच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट। कंकड़ पत्थर नहीं होती उस टाइप का, सीमेंटेड को। ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड ट्रेड ऑफ 1/2 meters. Calculate the total volumes of concrete required to build the terrace. Build the terrace. अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि भैया उसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, और क्या होती है भैया, हाइट भी होती है। लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, और क्या होती है, हाइट होती है। बात में आपको आ गई, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, जो मेरे पास है ना, जो मेरे पास बताया गया ना, ये जो टेरेस ऑफ फुटबॉल है, यानी कि जो नहीं होता है स्मॉल टेरेस ऑफ फुटबॉल है, यानी कि जो हम लोग जब फुटबॉल नहीं खेलते, नहीं बैठने के लिए बना होता ना, तो वो वाला, वो चीज बताई गई, यानी कि ऐसे कुछ करके होता नहीं। देखो फिगर क्या दिया गया, फिगर आपको बता दिया, फिगर ऐसे कुछ दे दिया गया, फिगर में फिगर क्या है, कुछ ऐसे दे दिया गया है। और ये है ना, मैंने क्वेश्चन सॉल्व मैंने करवा रखा है, इसको आप प्लीज सॉल्व करके इसको चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करके रखा है पहले से, मैंने इसको बताया चुका है, ठीक है। तो मुझे अभी याद आ गया कि मैंने इसको सॉल्व मैंने करवा दिया था फ्रॉम द ऑडी शर्मा में, ये शायद क्वेश्चन था कहीं ना कहीं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। वी सी इन माय लेक्चर्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आई थिंक लेक्चर नंबर 4 होगा या 5 होगा, है ना। तो वहां पे एक क्वेश्चन पक्का मिल जाने वाला है आपको, ठीक है ना। तो दोबारा मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, वहां पे सॉल्व करवाया गया क्वेश्चन आपको, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू कर ही लेते हैं ट्राइंगल के बारे में। तो ट्राइंगल के बारे में क्या ख्याल है, देखो भैया, कभी ना ट्राइंगल की जो होती डिफिनेशन, कुछ लोग यूं पढ़ देते हैं भैया कि द क्लोज फिगर, द क्लोज शेप, द क्लोजर शेप ऑफ थ्री साइडेड इज कॉल्ड ट्राइंगल। भैया देखो, ये तो मेरा पास होता डिफिनेशन नहीं है, जो है ये तो बनाई बनाई डेफिनेशन है, लेकिन ये उतना सही नहीं जितना सही होनी चाहिए, ठीक ना। क्लोज फिगर बोला है आपने, क्या बोला भैया, क्लोज फिगर ऑफ थ्री साइडेड, थ्री साइड्स, थ्री साइड्स, या थ्री लेंथ के बारे में बात कर सकते हो, थ्री लेंथ के बारे में बात करोगे, थ्री लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर सकते हो, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। इज कॉल्ड हो जाएगा ट्रायंगल, आपका क्या होगा, इज कॉल्ड ट्रायंगल, आप बोल सकते हो ना इस तरीके से। तो कभी भी इसको मत याद करना, ये ट्रायंगल की जो डेफिनेशन आपकी है ना, ये सही नहीं है। सच कहा जाए तो क्या है, बिल्कुल सही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रो करवाते हैं ट्रायंगल के बारे में, फटाफट हम लोग चलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होने वाला है, ट्रायंगल बहुत ही आसान है चैप्टर आपका। इसमें कुछ लोग प्रूव करने में दिक्कत करेंगे, तो प्रूव करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पर अगर हैं तो समझ लीजिए आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में।
और ट्रायंगल ने इतना इजी समझाने वाला हूं ना आपको कि कभी नहीं भूलेगा आपको प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूविंग करने के पीछे जो होता है कॉन्सेप्ट होता है, उसके पीछे मेरे पास थ्योरम्स होंगे, उसको प्रूव करवाऊंगा। उस थ्योरम के बाद ये बताने वाला हूं कि हाउ टू प्रूव एनी क्वेश्चंस, है ना, अबाउट ट्रायंगल। यहाँ पे क्या है, चलो हम लोग बात करते हैं, फिर ट्रायंगल के बारे में सीख लेते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल होता है ना, देखो यहाँ पे हम लोग अगर इसके बारे में बात करते हैं, डिफिनेशन के बारे में अगर बात करें, डिफिनेशन क्या है ट्रायंगल की? the closed figure, यहाँ पे सुन लो, the closed figure या the closed shape, the closed shape when three lines intersect at three different three different points is called triangle. Is called a triangle. The closed shape when three lines intersect at three different points, three different points is called triangle. ये क्या होता है? देखो मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास अगर हम बात करें ऐसे लाइन, क्या होती है लाइन में? ये मेरे पास ऐसी लाइन होती है जिसका एंडिंग पॉइंट कुछ होता ही नहीं है ना, तो बिगिनिंग होता है ना, यानी किसी पॉइंट से शुरू करते हैं लाइन इस तरीके से ना, ये होता है ऐसे। मतलब अगर कोई रेज अगर शुरू हो जाती है किसी पॉइंट से बोथ डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते लाइन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? लाइन। देखो एक मेरे पास पॉइंट भी हो गया, अगर इसी पॉइंट से वन डायरेक्शन में ओनली ओनली वन डायरेक्शन में अगर कोई लाइन अगर ऐसे ऐसे मैंने कोई ड्रा किया, तो इसका नाम होता है रेज। यानी कि इसका जो है इनिशियल पॉइंट यहाँ पे होता है। इनिशियल पॉइंट क्या है? यानी ये जहां से इसकी शुरुआत होती है उसका नाम होता है इनिशियल पॉइंट। क्या होता है? इनिशियल पॉइंट। और कभी भी अगर किसी पॉइंट के बोथ डायरेक्शन से अगर मैंने ऐसे पास किया, बोथ रेज मैंने पास कर दिया किसी एक इनिशियल किसी पॉइंट से, जिसका नाम होता है यानी कि क्या? लाइन। क्या होती है? लाइन होती है, ठीक ना? तो ये बात समझिए आप। चलिए ठीक है, लिख। मैंने क्या बोला कि थ्री लाइन सेगमेंट, थ्री लाइंस मैंने ड्रा किया था इस तरीके से। थ्री लाइंस क्या किया? इंटरसेक्ट कर दी कहां पर? एट थ्री डिफरेंट पॉइंट्स। इसका मतलब यहां पे एक पॉइंट यहां पे देखो मिल गया। क्या मुझे मिला? एक मेरे पास पॉइंट यहां मुझे मिल गया, और एक मुझे यहाँ पॉइंट मिला, और एक मुझे यहाँ मिला पॉइंट, ठीक है ना? इसका नाम हो जाएगा, या आप यहाँ पे देखो, ये हो गया मेरे पास फिगर। तो फिगर मेरे पास क्या बना बाबू? ये है मेरे पास फिगर। मैंने शेडिंग कर दिया फिगर, है ना? मैंने लिखा है यहाँ पे शेडेड फिगर, शेडेड फिगर, शेडेड फिगर। ये हो गया आपका, देखो इस तरीके से। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? यही है आपके पास ट्रायंगल। यही है क्या? यही है ट्रायंगल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लुक हियर। यहां पे चेक करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ना, टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन
distance between two points of intersection is called इसी का नाम क्या होता है? इसी का नाम होता है भैया साइड। क्या होता है? साइड। ठीक है, इसको ऐसा करना। पहला पॉइंट आपका हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड क्या है? द all point of intersections, पॉइंट्स लिखो यहाँ पे, पॉइंट्स ऑफ इंटर section intersection are called vertices। ये क्या होता है? यही, इसी का नाम क्या होता है भैया? वर्टिक्स। इसको ऐसे आप ब्लू लिख दीजिए, ठीक है, ताकि मालूम पड़े यही है। बात समझे आपको? ये है। और नंबर थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? द इंक्लिनेशन, झुकाव जो होता है ना, इसका मतलब द स्लोप लिख सकते हैं, द स्लोप, द स्लोप बिटवीन टू एडजेसेंट मतलब सटे हुए आपस में ना, एडजेसेंट लाइन्स देखो अब टू लाइन आपस में सटी, आपस में इनका झुकाव जो बीच का दिया गया है आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ऑफ द ट्रायंगल। बोलो भैया, कोई समस्या यहाँ पर है क्या? बोलो। अब इसको मैंने लिख दिया, ब्लू लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या? इंटीरियर एंगल, ये मेरे पास हो गया भैया। तीन मैंने क्या किया, थ्री पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, उसका नाम हो गया ट्रायंगल हो गया। ठीक है, यही है मेरे पास, क्या ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसको मैंने आपको डिफाइन मैंने करवा दिया। ठीक है, इस तरीके से बात समझ आपको आ गई। ये होता है मेरे पास क्या, ये है ट्रायंगल की पूरी डिफिनेशन। मैंने ट्रायंगल को डिफाइन कैसे करेंगे कि जब कोई थ्री लाइंस आपस में क्या करें, म्यूचुअली इंटरसेक्ट करें एट डिफरेंट पॉइंट्स पर ना। यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिख दिए, एक वर्ड लिखिए म्यूचुअली। म्यूचुअली कीजिए, म्यूचुअली का मतलब क्या? आपस में, म्यूचुअली, म्यूचुअली इंटरसेक्ट एट थ्री डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड, यानी क्या कॉल्ड? द क्लोज फिगर जो होगा, यानी द क्लोज शेप जो होगा, इस तरीके से बनेगा। कब बनेगा ऐसा फिगर? जब थ्री लाइंस आप जो होंगी वो क्या करेंगी, डिफरेंट थ्री पॉइंट्स क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। और ऐसे केस में जो मेरा फिगर बनने वाला होगा, कैसा फिगर बनेगा भैया? यहाँ पे लिखा गया क्लोज फिगर, यानी कि जो ये बाउंडेड बनेगी एरिया, बाउंडेड फिगर जो बनेगा आपका, ये इसी का नाम है ट्रायंगल है। मैंने इसको शेडिंग भी कर दिया। और यहाँ पे क्या मैंने बताया कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, देखो यहाँ पे इंटरसेक्शंस, पॉइंट्स देखो यहाँ पे भैया, पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो है, यानी ये जो पॉइंट हुआ हमारा है ना, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है क्या, ये वाली क्या होगी? ये इसका नाम होता है भैया साइड। बोलो, ये क्या है? ये है साइड, यानी ये है क्या? ये है साइड। ये है मेरे पास साइड हो गई। इसी को बोलते हैं भैया साइड होती है, यानी जो लेंथ
जो लेंथ हमारी होती है, डिस्टेंस हमारी होती है, लेंथ आप लिख दो। तो लेंथ आप यहाँ पे ना लेंथ यूज करो, डिस्टेंस मत, यहाँ पे लेंथ यूज करो, लेंथ बिटवीन ना, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, लेंथ यूज करो, है ना, सही रहेगा, लेंथ बिटवीन। लेंथ, हाँ, नहीं नहीं, डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस। अगर लेंथ यूज करेंगे तो बोलेंगे साइड ऑफ लेंथ, क्या बोलेंगे, साइड ऑफ लेंथ बोल देंगे, ठीक ना। चलो यहाँ पे बस यहाँ पर फिर बोला गया द ऑल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर कॉल्ड वर्टेक्सेस। लो भैया, ये क्या है, जो पॉइंट हमारा है ना, पॉइंट ये वाला, इसका नाम क्या होता है, वर्टेक्स। ये क्या है, ये मेरे पास हो गया वर्टेक्स, हो गया वर्टेक्स। देखो सिंगुलर फॉर्म आपका वर्टेक्स होता है। देखो सिंगुलर फॉर्म में अगर बात करें तो इसका नाम होता है वर्टेक्स। अगर मैं इसको बना देता हूं भैया प्लूरल फॉर्म में, ये होता है मेरे पास सिंगुलर फॉर्म। अगर मैं इसको बना देता हूं तो ये प्लूरल फॉर्म बनाऊंगा तो क्या बनेगा, ये बन जाता है वर्टेक्स, ऐसे बनेगा, ठीक है। याद रखना इस चीज को, इसमें गलती मत करना समझने में, ठीक है ना। चलो भैया, द स्लोप बिटवीन टू एडजेसेंट लाइंस। देखो भैया, ये है लाइन मेरे पास हो गया, देखो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, जो लाइन यहाँ पे है इस तरीके से, ऐसे इनकी जो बीच के जो एंगलवा है, जो स्लोप है, झुकाव जो आपका है, इसी का नाम क्या हो गया, इसी का नाम होता है भैया इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। बात समझ में आपको आ गई। ये देखिए हो गया इस तरीके से, यानी कि इस फिगर में जो है ये जब बातें क्या है, साइड को बता दिया मैंने, वर्टिसेस क्या होते हैं मैंने इसको डिफाइन मैंने कर दिया, और एंगल क्या होता है, इसका मतलब ये आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे लिखिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो भैया सबको पता है नहीं चीज। ये हो गया मेरे पास पॉइंट नंबर हो गया 1 हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप। और देखिएगा द लेंथ ऑफ टू साइडेड ऑलवेज मोर देन लेंथ ऑफ थर्ड साइड, लेंथ ऑफ थर्ड साइड, मतलब दो साइडों की जो लंबाई होगी ना हमेशा क्या होगी भैया, थर्ड से क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। टू साइडों की, एनी टू साइड मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एनी टू साइड, द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑलवेज मोर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ये ऐसा अगर नहीं हुआ तो फिर ट्रायंगल कहीं बनेगा नहीं। इसका मतलब ट्रायंगल में जो नंबर 2 मेरे पास है, नोट्स आपको लिखना पड़ेगा कि आप यहां पे लिखिएगा द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, एनी टू साइड्स, द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑलवेज, या ऐसे लिखो, मस्ट बी लिखो, क्या मस्ट बी मोर देन थर्ड साइड। ये है मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्या है, ये बहुत ही मेरे पास ये पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये तो भैया मस्ट बी, यानी कि ये बिल्कुल मस्ट है, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तभी ट्रायंगल पॉसिबिलिटी बनेगी, वरना ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनेगी। मतलब जो है ट्रायंगल में साइड होगी, उसकी कुछ लेंथ होगी ही होगी, ठीक है। यानी कि टू साइड जो मेरे पास है, चलो मेरे पास एक ऐसी लेंथ हो गई, और ये मेरे पास चलो एक मेरा हाथ हो गया ऐसे ही, ठीक है, ये मेरे पास साइड हो गई। अब इन तीनों में से ना, इन तीनों साइडों में से किसी दो का आप सम कर दो, उसका समेशन जो होगा हमेशा क्या मिलेगा, मोड मिलेगा, ना तो इक्वल मिलेगा ना तो लेस मिलेगा। सपोज करिए जैसे मेरे पास क्या होगी, मेरे पास एक साइड मेरे पास हो गई 3 सेंटीमीटर की, और एक साइड मेरे पास कितना भैया 2 की है, और एक साइड मैंने चूज कर लिया अपनी मर्जी से, वो है मेरे पास कितना 4 सेंटीमीटर। तो बताओ यहाँ पे क्या कभी पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या,
ये क्या हो गया 5 हो गया, ये हो गया 4, यानी कि ज्यादा हो गया। बोलो ये क्योंकि क्या यानी कि टू साइडों का जो लेंथ क्या है वो मोर देन किससे है, थर्ड से है ना, यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है यहाँ ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, मैंने बोला एक लेंथ ये मेरे पास थी कितनी 3 और एक मेरे लेंथ थी 1 और एक लेंथ थी मेरे पास कितनी 4, यानी कि 4 क्या मिल गया इक्वल मिला 4 के। दो साइडों का सम किया वो क्या तीसरे की इक्वल मिल गया, यानी कि ऐसे केस में नॉट पॉसिबल। ट्रायंगल क्या होगा भैया, नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। आगे देखना, मेरे पास एक साइड मतलब हो गई 3 हो गई और एक मेरे पास हो गया साइड नंबर 2, एक है लेंथ उसकी कितनी 3, एक लेंथ एक 2 हो गया है ना, 2 कितना सेंटीमीटर सपोज कर लीजिए, ठीक ना ऐसे। तो कितना मेरे पास मिल गया ओवरऑल 5 मिल गया। और एक लेंथ मेरे पास ऐसी है जिसकी लेंथ कितनी है भैया 6 सेंटीमीटर, कितनी हो गया 6 हो गया। तो क्या देखो 6 यहाँ पे क्या हो गया लेस हुआ कि मोर हुआ, ये क्या हो गया 6 वाला मोर हो गया, यानी कि जो है ना सम ऑफ टू साइड क्या हो गया लेस हो गया थर्ड साइड से। ठीक है, मतलब इन एनी केस, मतलब हर केस में हमेशा हो, या नहीं कि दो केस में अगर इसको देखो यहाँ पे मेरे पास अगर 3 हो गया, एक 2 हो गया, एक 6 हो गया, देखो 6 2 8 यानी ज्यादा हो गया, इससे पॉसिबिलिटी बनेगी, कहोगे हाँ यस सर बनेगी। देखो यहाँ पे चेक करो आप 9 क्या हो गया, इसे 2 से ज्यादा है ना, बनेगी। लेकिन एक केस ऐसा आ गया कि एक केस में क्या है, यानी कि एक केस में नहीं बन पा रहा है, यानी कि देखो यहां पे क्या हो गया कि 3 + 2 क्या है, ये है एलएस है कितना 6 एलएस है, 2 + 6 क्या है एलएस किससे मोर देन किससे 3 से है, 3 + 6 क्या है ये भी क्या मोर देन 2 से। अब ये तो मतलब हो गया, लेकिन ये क्या होगी, ये जो कंडीशन आपकी है ये नहीं फॉलो कर पा रही है ना, मतलब इन एज केस में मतलब आपको हर केस सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब कोई टू साइड लीजिए वहां पर चेक करिए क्या ईच केसेस में ऐसा कुछ मिल रहा है क्या, मोर देन मिल रहा है, अगर ऐसा मिला तो फिर पॉसिबिलिटी बनेगी, अदरवाइज ट्रायंगल भी बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, इसको दिमाग में रखिए, क्योंकि मैं इसी के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे प्रूव करने के लिए, हम लोग प्रूव वहां पे करेंगे बड़े मजे से। ठीक है, द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी मोर देन थर्ड साइड। ठीक है, मोर देन थर्ड साइड। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है कि नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ये है, अगर आप यहाँ पे ठीक है चलो ये होनी चाहिए इस तरीके से, तो आपको बात समझ में आपको आ गई। ये है मेरे पास ट्रायंगल का डेफिनेशन। ट्रायंगल होता क्या है, एक मेरे पास क्लोज शेप होता है, कब होता है ऐसा शेप बनेगा जब 3 लाइन्स क्या करेंगी म्यूचुअली इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसे केस में जो फिगर बनेगा मेरा क्लोज फिगर जो बनेगा, क्लोज फिगर जो बनेगा उसी का नाम होता है भैया ट्रायंगल। क्या होता है ट्रायंगल होता है। और ट्रायंगल मैंने यहाँ पे 3 5 लिखा है मैंने, साइड क्या होती है ऐसे केस में, साइड क्या होगी, वर्ट क्या होगा, एंड इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो मैंने इन के बारे में डिफाइन किया और मैंने बताया द सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180। ये जानते हैं आप हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, जानते होंगे आप, इसको भी जानते होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखवा दिया ताकि एक बार रिवाइज हो जाएगा दिमाग में आपके, तो फिर एक बार और अच्छे से याद कर लेंगे ना। एक बार रिवाइज करने के लिए मैंने क्या कि इसको नोट डाउन कर लिया ताकि दिमाग है ना जो आपका एकदम यहाँ पर जो प्रेजेंट ऑफ माइंड तो मस्त काम करे। ठीक ना, चलो भैया ये तो हो गया मेरा भाई ट्राइंगल की डेफिनेशन। तो ट्राइंगल के बारे में आपका क्या ख्याल है भैया, ट्राइंगल सबको समझ में आ गया, बोलो डू यू अंडरस्टैंड दैट अबाउट डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल। तो आप बोलेंगे सर यस सर यस सर, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को ये फिगर ना समझ में आया हो। अब वो याद करना छोड़ दीजिएगा, द क्लोज फिगर है ना, द क्लोज फिगर ऑफ 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल, नहीं ये जो मेरे पास है ये बनी बनाई एक थ्योरम, एक डिफिनेशन मैंने बना दिया, ऐसे ही किसी ने बना दिया, आप इसको मत याद करिए, आप इसे याद करिए। ठीक ना, बात समझ में आपको आई ना, आप इसको याद करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चलते भैया, इस तरीके से आप जो है बात कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए ये क्या है, अगर हम बात करो एक मिनट के लिए, इसका नाम हम बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ पे जो ना जो साइड जो डिफिनेशन आपके पास है ये भी लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, आप लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ये भी यूज कर सकते हैं या ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट चाहे बोलिए डिस्टेंस बोल लीजिए, ठीक है, कुछ भी आप यूज करिए। मुझे पता है कि भाई लाइन का जो है कोई लाइन अगर है उस लाइन को 2 पार्ट्स में मतलब क्या किया मैंने, उसमें से कुछ पार्ट्स मैंने क्या किया निकाल लिया काट के, जो पार्ट आपका होता है उसी का नाम होता है लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है ना, तो ये आप जानते हैं,
अच्छे बच्चे हैं, चलिए ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसको करते सफाया कर देते हैं, या हो सकता है किसी ने लिखा हो तो उसको आप ये लिख लीजिए प्यार से। ये है डेफिनेशन, ठीक है। अबाउट ट्राइंगल के बारे में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको फटाफट लिखिएगा, ठीक है। ये है मेरे पास डेफिनेशन, इसको नोट करिए फटाक से। हो गया होगा, चलिए ठीक है। अब हम ना कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कुछ चीजें पढ़ते हैं ना, और मैं कुछ बताता हूं आपको। जब आप पढ़ते थे क्लास 9 में पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में, तो प्रीवियस क्लास में अब क्या पढ़ा होगा आपने अबाउट ट्रायंगल के बारे में। वहां पढ़ाया गया होगा आपको कांग्रुएंसी, हिंदी होती है उसको सर्वांग समता। क्या होती है हिंदी उसकी? उसकी हिंदी होती है सर्वांग समता। क्या होती है? सर्वांग समता उसकी हिंदी होती है, ठीक है ना भैया। चलो आगे देखिए। चलो हम लोग कुछ बात करते हैं इन द चलो चलते हैं हम लोग, लेट्स गो इन प्रीवियस क्लासेस, है ना, फॉर सम टाइम्स के लिए, ठीक, कुछ देर की। चलो चलते हैं। चलो यहाँ पे आपने पढ़ रखा है भैया कांग्रुएंसी। क्या पढ़ा है? कांग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में, कांग्रुएंट ट्रायंगल। और यहां पे हम लोग पढ़ने वाले में सिमिलर ट्रायंगल। क्या? सिमिलर ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल को दिखाते हैं आप जो है कि दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, तो यहाँ पे क्या शो करते हैं सिंबल? यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। और जब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जब बोथ ट्रायंगल को शो करेंगे भैया सिमिलर, तो यहाँ पे लगाते हैं ऐसे एक सिंबल, ऐसे, ठीक है ना। ये तो मेरे पास हो गया भैया नोटिफिकेशन, कुछ मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे शो करते हैं। देखिए दोनों में अंतर क्या है, दोनों में हम समझते हैं अंतर क्या है। ये क्या होता है भैया? काउंटिंग हिंदी होती है भैया सर्वांग सम, और इसका हिंदी होता है समरूप। क्या होते हैं भैया? समरूप होते हैं। इसको हम समझते हैं एंगल के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में? एंगल के फॉर्मेट समझेंगे। और एंगल के बारे में पता है कि भैया ट्रायंगल में हमेशा एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। कौन सा एंगल भैया? इंटीरियर एंगल। कैसा एंगल? इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। एक बात और समझिए आप लोग, सभी लोग अच्छे से यहाँ पे दिमाग लगाइए कि सम ऑफ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, दिमाग में आ गया, मैंने बता दिया। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर angles of any polygon, of any polygon is equal to कितना होता है भैया? 360 होता है। अब यहाँ पे क्या है, इसको नोट कर लो भैया। यहाँ मैंने क्या सिखाया? एनी पॉलीगन मतलब कोई भी आकार हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे 6 भुजा हो, चाहे 7 भुजा हो। देखो यहाँ पे चाहे ट्रायंगल हो, चाहे हो जाए मेरे पास क्वाड्रिलेटरल हो, मेरे पास हो जाए इस तरीके से, और चाहे मेरे पेंटागन हो जाए। पेंटागन कैसे बनेगा बाबू? यहाँ पे ऐसे बनेगा ना, पेंटागन, पेंटागन, हेक्सागन, मतलब इन सब का जो होगा ना, यानी कि जो एंगल्स हमारे मिलने वाले हैं ना यहाँ पे बाहर वाले एंगल, तो बाहर बाहर जो एंगल हमको मिलने वाले, इनका सम कितना होने वाला बाबू? सब मिलाकर 180 मिलेगा, 360 मिलेगा। यहाँ भी क्या मिलेगा? इसका सम कोई भी एंगल आप निकाल लीजिए, मतलब बाहर वाले एंगल का सम करेंगे हमेशा क्या मिलेगा? 360 मिलेगा। इसका भी सम जब करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल है ना, जो भी आप निकालिए, ये वाला एंगल,
ये वाला एंगल है ना, ऐसे कर लीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन सब का सम क्या मिलेगा, हमेशा 360 मिलेगा। मतलब कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन्स इज इक्वल टू कितना होता है भैया, 360 होता है। याद कर लीजिए इसको, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आपको प्रूफ करना है तो खुद प्रूफ आप कर लीजिएगा, हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, चलो आगे देखो। हम लोग एक जानकारी इकट्ठा करेंगे ट्रायंगल के बारे में, जो कि यहाँ पे यूजफुल होने वाली है। ठीक है ना, तो कोई भी चूक हमसे ना हो स्टार्टिंग में, ठीक है ना, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बाबू कि इसका मतलब ये होता है कॉपी, फोटो कॉपी। आप समझते हैं ना, सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, सभी अंग समान, सभी भुजा समान, यानी कि क्या होता है भैया, सभी अंग समान, सर्वांग सम हो गया। ये क्या है भैया, इसका नाम समरूप, मतलब क्या, सेम सेम दिखने वाला, है ना, सेम प्रॉपर्टी यूज होने वाला, सेम प्रॉपर्टी। यहाँ भी प्रॉपर्टी सेम, यहाँ भी प्रॉपर्टी सेम, लेकिन यहाँ पे फिगर भी सेम है, यहाँ फिगर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या सेम है। सपोज कर मैं, कोई दो लड़के हैं, दोनों जुड़वा हैं आपस में, ठीक है, दोनों क्या है, ट्विंस हैं, शक्ल सेम मिलती है, कोई जान ही नहीं पाएगा कि ये कौन इसमें से कौन है ना। ये हो गई शक्ल इनकी, और अकल, शकल और अकल दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है ना। और यहाँ पे दो बंदे ऐसे हैं जो कि जुड़वा, बिल्कुल नहीं जुड़वा नहीं है, और ये दोनों, एक है गोरा बेचारा, एक है काला, जो डांस कर, डांस ये कर रहा है, डांस डांस कराओ, चलो नाचो, है ना। चलो भैया, ये क्या है, यहाँ पे जो है ना, दोनों की प्रॉपर्टी देखो, एक चलो ऐसे बना दिया मैंने, एक हल्का सा क्या है, मोटा टाइप का दिख रहा है, ये भाग रहा है, ऐसे निकल रहा है जूता पहन के, ठीक है, निकल गया, ये देखो है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, दोनों भाई यहाँ पर हैं, कैसे हैं, ट्विंस हैं, क्वालिटी भी सेम, सब कुछ सेम, मतलब फोटो कॉपी है एक दूसरे की, क्या है, फोटो कॉपी एक दूसरे की है। मतलब अगर ये अगर निकल के आ गया तो आप नहीं जान पाओगे ये है कि ये है। मतलब कोई अगर आपने देखा, इसमें से किसी को आपने देखा और आप वहां पे कंफ्यूज हो गए, भैया ये रे, चलो इसका नाम राम हो गया, इसका नाम बराबर श्याम हो गया, क्या हो गया, श्याम हो गया। यहाँ पे मामला ऐसा है ना कि राम को देखा तो कहेंगे अरे ये श्याम हो सकता है, यार श्याम ही होगा, राम पता नहीं यार कौन होगा, चलो देखो। अगर श्याम को देखा तो कहेंगे राम होगा। मतलब ऐसा आप हो गए कंफ्यूज कि यहाँ पे समझ ही नहीं पा रहे कि इसमें से है कौन है ना, दोनों अलग अलग है कि एक ही है दोनों, है ना। यहाँ पे ऐसे मैंने क्या बोला कि मेरे पास कोई फिगर है, मैंने क्या किया, मेरे पास पेपर्स हमारे होते हैं, पेपर्स हमारे जो होते हैं कॉपी के पेपर। मैं जब पेपर की साइजों की बात करूं, साइज के बारे में बात करूं, तो मुझे पता है कि पेपर जो होते हैं किसी भी कॉपी में या बुक में, वो क्या होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं ना, सेम ब्रेथ के होते हैं, मतलब ओवरलैप टाइप के होते हैं ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई फिगरवा जो है ना, कोई पेपर क्या होता है उसमें से निकल के बाहर आ जाता है। कभी कभी जो कॉपी लेके आते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे पेपर्स आते हैं कॉपी में, एक आध पेपर जो होता है मुड़ा होता है, जब सीधा करते तो उसका कुछ पेपर बाहर निकल आता है, ठीक है ना। उस बाहर वाले पेपर को आप छोड़ दीजिए, उसके बारे में बात मत करिए, लेकिन जो पेपर बिल्कुल सेम साइज के हैं, वो क्या सब के सब हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब कि ये फिगर अगर कहीं दिखा तो यानी कि वो सब क्या कर जाएंगे, आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब ढक लेंगे, कवर कर लेंगे, एक के ऊपर एक। आप समझ नहीं पाएंगे कि दोनों एक ही अलग अलग है, मतलब कवर कर ले, ढक ले, और पूरा कंप्लीटली कवर कर ले, क्या कर दे, कंप्लीटली ओवरलैप कर जाए दो फिगर अगर आपस में, तो उसी का नाम होता है भैया कॉन्ग्रुएंट होता है। ये दोनों बच्चे कैसे हैं, इनके बिहेवियर कैसा भैया है, एज ए कॉन्ग्रुएंट का बिहेवियर इनका दिख रहा है। यहाँ पे क्या, दोनों बच्चे सेम है क्वालिटी के, तो ये भी पढ़ने बहुत बढ़िया है, यानी कि ये भी 90% लाया हुआ नंबर, और ये भी ला दिया 90% नंबर ला दिया, क्वालिटी दोनों में क्या सेम है। इसका नाम कुछ हो गया, चलो राम हो गया, इसका नाम राहुल हो गया, चलो ऐसे मिलकर सपोज किया। ये क्वालिटी दोनों की सेम है, पढ़ने की क्वालिटी क्या दोनों की सेम है, लेकिन ये दोनों की फिगर क्या, मतलब दोनों के चेहरे, भाई देखो ये भी इंसान, ये भी इंसान, है ना। अब ये नहीं है कि भैया इंसान की तुलना आप कर दोगे एनिमल से कर दोगे, ऐसा तो नहीं करना है यहाँ पे ना। ट्राइंगल, ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, ट्राइंगल, ट्राइंगल है ना यहाँ पे। ट्राइंगल के साथ ये नहीं कि आप उसको सर्किल दिखा दोगे, समरूपता। यहाँ पे देखो ट्राइंगल के साथ ट्राइंगल दिखाया गया था, मतलब सर्किल के साथ सर्किल को दिखाओ, समरूप दिखा दो, चल जाएगा। अब ट्रायंगल से ट्रायंगल दिखाना पड़ेगा आपको, लेकिन मेरा चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, तो मैं ट्रायंगल, ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। अब ऐसा ना मत करना भैया कि इसके साथ कोई भैंस, कोई गाय लेके आना भैया, बोलना कि लो प्रूफ करो, क्वालिटी दोनों की सेम है, ये भी बुद्धिमान वो भी बुद्धिमान है, ऐसा नहीं चलेगा भाई, ठीक ना। चलो यहाँ पे देखो, ये हो गया 90% मार्क्स वाले। ये
दोनों घर अलग अलग, नाम अलग अलग है, दोनों की शक्ल अलग अलग, इसका मतलब दोनों कैसे हो गए समरूप, मतलब एक जैसे हैं और ये बराबर हैं, ये क्या है बराबर है। तो आपने पढ़ा होगा कभी भी, एक होता है वर्ड हमारा इक्वल होता है, एक होता है सेम होता है। बोलो भैया, मैं बात करूं अगर पर्यायवाची की, मैं बात अगर करूं सिनोनिम्स की बात करूं, सिनोनिम्स क्या होता है, जो किसी भी वर्ड का अगर हम बात करते हैं सिनोनिम्स के बारे में, वो क्या सेम मीनिंग देते हैं, क्या होता है सेम मीनिंग देते हैं ना, सेम सेम मीनिंग होती है, लेकिन जो क्या जो स्पेलिंग होती है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, क्या इक्वल कभी होता है क्या, नहीं ना। तो वही बात यहाँ पर भी है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब जो फिगर आपको ओवरलैप कर जाए उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, जो फिगर क्वालिटी सेम हो, प्रॉपर्टी सेम हो, प्रॉपर्टी का दोनों की मिक्स बिलोंग करती हो, फिगर थोड़ा बड़ा छोटा बड़ा हो सकता हो, ऐसे केस में उसका नाम होता है सिमिलर होता है। अब देखो भैया, ट्रायंगल के बारे में बात कर किया आपने, प्रॉपर्टी कैसी, ट्रायंगल में एक ही प्रॉपर्टी होती है भैया एंगल की, और वो प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो कॉमन हो, उस प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो क्या कॉमन हो। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉमन की मैंने बात किया ना, यानी कि जो कॉमन हो, यानी कि जो सेम सेम हो, यानी 90% भैया। और यहाँ पे सेम क्या नहीं है, यहाँ पे ये हो सकता है कि ये खाना कम खाता हो, ये खाना अधिक खाता हो। भाई देखिए मोटू आदमी दिख रहा है, मोटा तगड़ा है इंसान, ये खाना अधिक खाता है, खाना कम खाता होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वालिटी ऐसी भी खाने वाली, यानी कि जब खाना खाते हैं आपस में तो दोनों वाले लेते हैं, यानी कि इसका खुराक कम इसका ज्यादा है। तो मतलब वहां पे उस प्रॉपर्टी जो दोनों में क्या हो कॉमन हो, दोनों में क्या हो कॉमन, यानी कि प्रॉपर्टी दोनों में कॉमन शो करता हो, ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे आप। तो बताओ वहां पे, तो मैंने भी बताया ना आपको कि प्रॉपर्टी ऐसी कौन सी होती है, जो आप जानते हो एंगल के बारे में, आप जानते हो कि सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है, हमेशा 180 होते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रूव करने के लिए फोकस करते हैं ओनली एंगल पे। अगर हम बात करें एक एंगल कम से कम तो प्रूफ होना चाहिए आपको, यानी यहाँ पे हम बेस आपका क्या बनाता है प्रूविंग का, एंगल बेस बनाता है। यानी कि ईच केसेस में जब प्रूव करेंगे ना बाबू यहाँ पे, तो एंगल ना कहीं ना घुस के पक्का आएगा, एंगल जरूर आएगा प्रूविंग में, एंगल को नहीं छोड़ना है। अब साइड 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 अगर है, तब ये नहीं कह पाएंगे कि वैसा सर वो जो ट्रायंगल क्या है आपस में, दिस ट्रायंगल आर सिमिलर कर देंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे आप। हाँ, लेकिन अगर दो ट्रायंगल मेरे पास अगर हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो वो एज वेल एज बोथ ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। यानी कि अगर दो ट्रायंगल मेरे पास अगर हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो वो दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, मतलब समरूप हो जाएंगे, दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे भाई, सिमिलर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल, ठीक है ना। तो यानी कि those triangles are congruent, those triangles are congruent to each other, in this case both triangles also similar to each other, ठीक है ना। यानी कि जब दो त्रिभुज जो हो जाएंगे आपस में समान सम अगर हो जाएंगे, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप भी हो जाएंगे। लेकिन दो ट्रायंगल अगर मेरे पास अगर हो गए हैं सिमिलर हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कभी होगा कि ये दोनों इक्वल मिले, साइज का दोनों की इक्वल हो, ऐसा कभी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, हर केस में नहीं बनेगी, बन सकती है किसी केस में। जैसे मैंने फिगर ले लिया ऐसा कि फिगर दोनों ओवरलैप कर गए आपस में, यहाँ पे एंगल तो सबका तो भैया एंगल की प्रॉपर्टी सेम ही होती है ना। यहाँ पे साइड भी सेम आ गया, मतलब ये दोनों अगर हमने बोला कि दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन किसी केस में एक आध केस मिल सकते हैं जहां पे कुछ कुछ गिवन आपके पास हो, एक्स्ट्रा कुछ गिवन हो, ठीक है ना, वहां पे बात करेंगे। तो आपने क्या कहा कि इसमें जो है जब प्रूव करेंगे आप जो है, इसको जब प्रूव करेंगे तो ऐसे केस में एक एंगल मस्ट भी होगा, यानी कि प्रूविंग में एंगल को फोकस करेंगे, किस पे फोकस करेंगे हम लोग, एंगल फोकस करेंगे। और यहाँ पे किसको फोकस किया गया था भैया, साइड पे, याद करिएगा आप लोग, आपने पढ़ा था साइन, आपने पढ़ा था 9th में क्या था कि साइड 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 अगर हो गया तो बोलते थे भैया दिस ट्रायंगल्स आर साइड साइड प्रूफ अगर हो गया तीनों की अलग अलग, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हो जाती थी तो आपने बोलता दिस ट्रायंगल्स आर दिस। लेकिन अगर एंगल एंगल प्रूव करोगे ना तीनों का, एंगल एंगल दोनों ट्रायंगल का एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपने इक्वल कर दिया, तो इसका मतलब कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। लेकिन अगर यहाँ पे साइड साइड अगर आपने प्रूव किया तो क्या होता था, यानी बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, आपने ऐसा बोला था वहां पे। तो याद रखना यहाँ पे कि यहाँ पे फोकस करने वाले हैं एंगल पे। चलो भैया आप बात करते हैं कुछ यहाँ पे कि व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलरिटी क्या होती है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलरिटी। अच्छा मुझे बताना मुझे अच्छी तरीके से। मेरे पास एक फिगर हो गया, मान लो जिसका एंगल दे दिया गया है, ये एंगल है 60 डिग्री हो गया। चलो
कुछ ऐसा फिगर मैंने बना दिया। ये है मेरे पास एंगल, ये है इतना, ये हो गया, मतलब सपोज करो मेरे पास ये हो गया मेरे पास 80 डिग्री हो गया, 80 हो गया, कितना मेरे पास मिल गया भैया, ये हो गया मेरे पास कितना 40 हो गया। क्यों मैंने ऐसा सेट किया, क्योंकि भैया सबका सम कितना करना मुझे है, ओवरऑल 180 करना है। चलो ठीक है, क्या मैं साइडों को बढ़ा दूं, करस्पॉन्डिंग क्या करूं, साइडों को बढ़ा दूं। मान लो चलो मेरे पास फिगर कोई ऐसा बन गया, मैंने क्या किया, इसकी लेंथ को मैंने क्या किया, देखो आप एक काम करना मुझे, ये जो मेरे पास एंगल दिया ना, ऐसे ये एंगल कितना दिया मेरे पास है, ये है मेरे पास डिग्री कितनी है भैया, 40 डिग्री एंगल है। अगर मैं साइडों को यहां से कट कर दूं तो क्या ये साइड नहीं मुझे मिल जाएगी, मिलेगी हर साइड ना। अब देखो मैंने क्या किया, साइड को मैंने बढ़ाया, साइड मैंने क्या किया, मैं साइड को यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ, साइड को इंक्रीज द साइड। लो भैया मैंने क्या किया, जो साइड यहाँ पे थी क्या किया मैंने, उसको इंक्रीज कर दिया। तो क्या इंक्रीज करने के बाद क्या इस एंगल पे कोई इफेक्ट आया क्या, बोलो। क्या जब मैंने साइड को बदला, जब साइड ने चेंज किया तो क्या ये एंगल बदल गया, बोलो भैया ये एंगल चेंज हो गया कि सेम है, सेम है ना, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कर सकते, इंक्रीज कर सकते हैं, बोलो भैया। तो ऐसे केस में क्या होगा, तीनों साइडों में ऐसा केस बन सकता है। अब इसको अगर साथ लेके चले, इसको फिक्स कर दें और इसको मैं इंक्रीज कर दूं, इसको इंक्रीज कर दूं यानी इसको लेंथ बढ़ा दूंगा, तो यानी ये एंगल तो कम से कम फिक्स तो रहेंगे ना। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल अगर हम मूव, एंगल जो है कभी भी अगर एंगल अगर इक्वल है, चलो इस तरीके से मैंने बोला कि एक ट्रायंगल मेरे पास ऐसा है, इसका भी एंगल कितना है भैया, इतना है, और ये है भैया इतना, और ये इतना है। तो कभी भी अगर दो साइडों के अगर एंगल सेम सेम दिख रहे हैं ना, दो दो ट्रायंगल की साइड क्या है, दो ट्रायंगल की अगर एंगल अगर सेम सेम इक्वल इक्वल दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोई जरूरत तो है नहीं कि इसकी साइड भी इक्वल हो। भाई साइड अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये साइड जो अलग अलग होंगी ना, वो क्या होंगी, एक रेशियो में क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी, क्या करेंगी, एक रेशियो में इंक्रीज करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं करेंगे रेशियो में ना, एक रेशियो में इंक्रीज करना पड़े। क्यों, कि अगर ये 40 आपने सेट किया ना, इसको भी 60 और 80 होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा, 60 और 80 होना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं आप कर सकते, देखो अगर मैंने ऐसे बढ़ा दिया ऐसे, यहाँ पे क्या ये एंगल कुछ अलग हो जाएगा, ये एंगल कुछ अलग हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे सम कितना आने वाला है, यहाँ पे देखो 40 डिग्री मैंने बढ़ाया, सेम सेम मैंने कर दिया, और यहाँ मैंने साइड मैंने क्या किया, कुछ ऐसे मैंने कट कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल जो सम आएगा ना टोटल, वो इतना मिलेगा, 180 तो मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, हर ट्रायंगल में बनेगा 180। कोई ट्रायंगल आपने बना दिया तो उसका सम कितना मिलेगा, एंगल का सम मिलेगा 180 मिल जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पे क्या चेक करना है कि एंगल को सेम सेम रखना है, एंगल को इक्वल इक्वल रखना है। तो क्या एंगल, ये दोनों एंगल की इक्वल, क्या ये दोनों एंगल हैं क्या आपस में, नहीं ना। अगर ये 60 हो गया तो कुछ अलग हो गया, देखो कम हो गया, 60 से बिल्कुल कम हो गया, ये 90 डिग्री साफ साफ दिख रहा है, कुछ कुछ समथिंग दैट ना। ये कितना हो गया, 94 कितना हो गया, 130 हो गया, ये हो गया मेरे पास कितना, 50 डिग्री हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कुछ ऐसा केस बन जाए नहीं कि एंगल को चेंज नहीं करना है, एंगल को सेम एज सेम रखना है। इसका मतलब वो कब पॉसिबिलिटी है, जब साइडों को बढ़ाया जाए एज ए रेशियो, एज ए रेशियो मतलब किसी एक रेशियो में आप क्या करें, साइड को इंक्रीज कर दें, तब जाके वो क्या बनेगा, सेम बनेगा। ऐसा कैसे होगा भाई, आप खुद ही प्रूव कर सकते हैं, है ना। आप जो प्रैक्टिकली कुछ कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आप कुछ करिए, चेक करिए, खुद मिलेगा आपको, समझ में आपको आ जाएगा कि सर यही होगा वहां पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, जो साइडें होंगी ना, एक रेशियो में क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब टू ट्रायंगल अगर हो जाते हैं सिमिलर आपस में, तो क्या होता है कि द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, आर इक्वल होती हैं। द रेशियोज ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल। ये हमको पता है अच्छी तरीके से, ये हमको मालूम होना चाहिए। द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन इन प्रीवियस क्लास में यू हैव स्टडी अबाउट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। तो आपने क्या देखा था वहां पे, इधर वहां पे क्या था, रेशियो नहीं था वहां पे, यहाँ पे क्या था,
ऑल साइड्स यानी कि ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, आर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। वहां पे इक्वल इतने था, द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल था। यहाँ पे एक वर्ड आ गया रेशियो, यानी कि यहाँ पे रेशियो के बारे में बात करेंगे। मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल मेरे पास अगर ये है, ट्रायंगल का सेम मैंने ऐसे बना दिया इसका। अगर यहाँ पे इसका एंगल सपोज करिए 60 डिग्री हो गया, ये हो गया मेरे पास 40 हो गया, ये मेरे पास हो गया 80 हो गया, और सपोज ये मेरे पास कितना 80 हो गया, ये हो गया मेरे पास कितना 60 हो गया, और ये कितना हो गया मेरे पास 40 हो गया। देखो यहाँ पे 40 एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, और ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब जो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी है, ये बन सकती है, लेकिन ऐसी कब बनेगी, जब इनके जो साइड का जो होगा, जो साइड यहाँ पे इंक्रीज किया ना, वो क्या होगा, एक रेशियो में मैंने क्या किया, इसको इंक्रीज करके रखा एक रेशियो में। सपोज करो कैसे, अगर इसकी लेंथ कितनी होगी मेरे पास 2 हो गई, इसकी लेंथ कितनी मेरे पास भैया है, चलो इसको लेंथ ऐसे रखो, इसको लेंथ रखते हैं हम लोग 3, ये 4, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना 8। आपको लेंथ को चेक भी करना है ऐसा कि जब सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज मोर देन थर्ड साइड, ऑलवेज मोर देन थर्ड साइड। क्या लेंथ की बात करूं तो देखो 4 3 7 जाए, 7 क्या एसएलएस हो गया, कम हो गया ना, इसको मत करो इस तरीके से, इसको आप जो ना यहाँ पे कर लेते हैं 4, इसको आप 9 कर लेते हैं। चेक करो भैया, 9 5 9 4 13 ज्यादा है, कोई दिक्कत 8 से बहुत ज्यादा है, ये मतलब पॉसिबिलिटी बनेगी। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, अब चेक कैसे करते हैं कि कैसे कौन साइड कैसे रेशियो में बढ़ेगी। अब देखना यहाँ पे मेरे पास क्या है कि जो एंगल यहाँ पे इक्वल, उसकी चलो बाद में बात चलो करते हैं। चलो मेरे पास साइड कितनी होगी मेरे पास, चलो ये हो गई, देखो जो जिसका लेंथ 80 डिग्री है ना, उसका लेंथ क्या हमेशा बड़ा होगा, सिंपल सी बात, यानी कि 9 मिल जाएगा। और जो 60 डिग्री है उसका लेंथ क्या 40 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना, चलो इसका मैंने माना 8 हो गया। ये क्या हो जाएगा भैया, सबसे लेंथ क्या कम मिलेगी, कितनी मिलेगी, चलो मतलब 5 मिले मान लिया, मैंने कितना ले लिया भैया 5 मैंने ले लिया, मैंने 5 चूज कर लिया। चलो मेरे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल और बना दिया मैंने, यहाँ पे देखो आउट ऑफ 80 के सामने लाइन कितनी है 90 डिग्री है, मतलब 9 है ना। चलो 9 का मैंने क्या किया, इसको मैंने कर दिया 9 से मैंने 1.5 1 टाइम्स, चलो 1.5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 30 पॉइंट कितना आ गया 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया मेरे पास कितना 40 के सामने क्या साइड मेरे पास है भैया 5 डिग्री है, 5 है सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 से कितना मैंने बढ़ा दिया, चलो ये भी समथिंग को बढ़ा दिया मैंने कितना 1.5 हो जाएगा 15 25 75 ऐसे बन गया, ये ऐसे बना। और यहाँ मैंने साइड का लिख दिया, यहाँ पे देखो 15/120 यानी 112 मिल गया, ऐसे कुछ मिला। ये बस आपको आ गई। यहाँ पे देखो जो साइड यहाँ पे इंक्रीज किया ना, वो कितना हो रहा है, यानी 1.5 टाइम्स ने क्या किया, इसको इंक्रीज कर दिया। जब मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या निकलेगा, इसका रेशियो आ जाएगा 1/1.5 आ जाएगा, इसका भी क्या निकलेगा 1/1.5 निकलेगा, ये भी क्या निकलेगा 1/1.5 निकलेगा। यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 10/15, यानी कि 5 2/3 क्या बनेगा 2/3 रेशियो मिलेगा, क्या बनेगा रेशियो 2/3 इसका रेशियो बन जाएगा, ठीक है। और एक बात समझिएगा, कभी भी हम लोग रेशियो तो यहाँ पे निकलेगा सेम रेशियो निकलेगा, ठीक। जैसे आपने अगर 1.5 टाइम्स अगर आपने इसको बढ़ाया तो आपने भी बढ़ाना पड़ेगा 1.5 टाइम्स इसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि सेम रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे देखिए लुक हियर माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखते हैं। चलो मैंने क्या किया ना, यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने कुछ, क्या मैंने कर दिया चेंज मैंने कर दिया, इस एंगल को मैंने चेंज कर दिया, लिख दिया मैंने यहाँ पर डिग्री कितना मेरे पास हो गया 80 हो गया, ये हो गया मेरे पास 40 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब देखना यहाँ पे क्या है, एंगल एंगल सेम सेम दिख रहा है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, एंगल एंगल क्या दिख रहा है दोनों का इक्वल दिख रहा है, यानी कि ये भी 40 यहाँ 40 तो है, 80 है 80 यहाँ पर है, 60 भी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जो मैंने ऑर्डर था मैंने क्या किया चेंज कर दिया। देखो 80 यहाँ पे था, मैंने इसको यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे क्या, अगर मेरे पास अगर ये दो ट्रायंगल कैसे मेरे पास अगर हो गए, अगर मैं बात करूँ ये बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो यहाँ पे साइड का रेशियो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ए बी सी। पहली बात साइडों का जो आपका होता है जो जो नंबरिंग करते हैं साइड को, जो जो यहाँ पे जो नंबरिंग करते हैं वर्टेक्स की, वो कैसी हमेशा हो, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हो, कैसा हो एंटी क्लॉकवाइज हो, इसका दिमाग में रखना बिल्कुल।
DEF, ऐसा मत करना कि DEF ऐसे कर देना, ऐसे नहीं, ऐसे होगा, मतलब ऐसे कभी नहीं बनेगा, टक टक टक, ऐसे घुमावदार बनेगा, यानी उल्टा बनेगा। मतलब एंटी क्लॉकवाइज में क्या करेंगे, नंबरिंग करते साइडों की। पहली बात ये दिमाग में रख लो आप कि नंबरिंग कभी करना साइडों की एंटी क्लॉक में करना, एंटी क्लॉकवाइज में करना, ठीक है। चलो भैया यहाँ पे क्या करना है, एंगल सेम दिख रहा है भैया, मुझे मालूम है कि अगर एंगल सेम अगर होता है तो यहाँ पे बोलते हैं दीज एंगल आर सिमिलर। अब मुझे बताना रेशियो क्या बनेगा साइडों का, तो रेशियो कैसे बनाते हैं, इसको सीखते, रेशियो कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको इंटू इसलिए करवा रहा हूँ, अगर आपने यहाँ तक कंफर्म कर लिया ना कि रेशियो कैसे बनता है, तो फिर उसके बाद सब आसान हो जाएगा मामला बाबू, ठीक ना। यहाँ समझते हैं। अब यार चेक करते हैं 80 एंगल कौन सा है। चलो मैंने इसको देखा, मैंने 40 डिग्री एंगल कौन सा यहाँ पर है। देखो 40 एंगल के सामने साइड क्या दिख रही है, तुम्हें दिख रही है, मतलब BC। क्या दिख रही है, BC। इसका साइड ले लो, तुम क्या ले लो भैया, BC ले लो, साइड ले लो। अब जब इसका साइड चूज करेंगे तो क्या करेंगे, उसी 40 डिग्री को यहाँ चूज करेंगे, उसी को चेक करेंगे कि इस वाले फिगर में कौन सा एंगल, विच एंगल इज 40 डिग्री, ये है ना मेरे पास, बोलो। इसका जो है एंगल की जो साइड सामने वाली होगी वो BC है ना, यहां पे क्या चेक करेंगे, उसी एंगल के जस्ट क्या होगी साइड सामने वाली, कौन दिख रही है मेरे पास, DF है। क्या है वो, ये देखो DF है, कितना है भैया, वो है DF है। तो बोलेंगे BC अपान क्या बोलेंगे, DF बोलेंगे। ऐसा क्यों होगा भाई, मैंने क्या सिखाया था भैया, जब इसको आप इंक्रीज करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में आप इंक्रीज करना पड़ेगा ना, इसको बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या बढ़ जाएगी। तो आपने कुछ ऐसा किया होगा ना, तो आपने इसी को तो इंक्रीज किया होगा तभी वैल्यू बढ़ी होगी ना, बोलो। यानी कि इसका जो रेशियो होगा, यानी कि ये कुछ टाइम्स रहा होगा, मान लीजिए, मान लो ये 2 रहा होगा, अब कितना हो गया, मान लो ये सपोज करो अब 10 हो गया, तो कितना बढ़ाया आपने भैया, इसको 5 गुना क्या कर दिया आपने, इसको बढ़ा दिया। क्या किया आपने, 5 गुना इसको बढ़ा दिया। तो मतलब कि आपने कैसे बढ़ाया, यानी कि जो एंगल को सेम रखा आपने, मैंने क्या सिखाया था, एंगल को सेम रखना था, एंगल को सेम रखना पड़ेगा। तो एंगल सेम कब होगा, जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू सेम रहेगी और ये बढ़ेगी घटेगी ना, तो BC यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे इसी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, DF, देखो है कि नहीं। यानी एंगल, यानी जिस एंगल के सामने की साइड की बात करेंगे, उसी एंगल के सामने की साइड यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। तो क्या होगा भैया, 40 सामने क्या दिख रहा है मेरे पास, DF हो गया, इक्वल टू लगाते हैं। अब मेरे पास इन फिगर्स द फ्रंट साइड्स ऑफ 80 डिग्री, द फ्रंट साइड ऑफ 80 डिग्री कितना मेरे पास है, AB है, एंड इन फिगर द फ्रंट साइड ऑफ 80 डिग्री क्या है मेरे पास, EF है ना, बोलो EF है कि नहीं। इक्वल, यानी एंगल जहां पर अगर इक्वल कर लिया ना, जिस एंगल के सामने की बात करेंगे ना, उसी एंगल के फ्रंट साइड यहां पे चूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आगे देखना, फ्रंट साइड ऑफ दिस एंगल, एंगल B, तो एंगल B के पास कौन साइड दिख रही है मेरे पास, AC है। यहां पे एंगल B है कितना, इतना है। अब यहां चेक करते कि इतना एंगल यहां पे कहां, यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब इसके सामने साइड क्या तुमको मिलेगी भैया, DE मिल जाएगी, क्या मिलेगी, DE मिल जाएगी। ये होता है मेरे पास रेशियो। रेशियो कैसे निकालते हैं भैया, है कि द फ्रंट साइड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, रेशियो फॉर्म्ड द फ्रंट साइड्स ऑफ ईच करस्पॉन्डिंग एंगल्स व्हिच आर इक्वल, जो इक्वल आपस में, उसी के करस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या कर लेते हैं, ठीक है ना, उसी एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या करते हैं, चूज करते हैं, है ना। आगे देखना है यहाँ पे, चलो मैं एक फिगर बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे अब की बार मैंने क्या किया, नॉट I am not right एंगल इन न्यूरल फॉर्म। देखो यहाँ पे ऐसे मैंने एंगल लिख दिया, सपोज करिए ऐसे हो गया। यहाँ पे क्या मेरे पास है, ऐसे DEF। मैंने क्या सिखाया था कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना, चाहे जहां से मूव करना, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे देखो एंगल A इक्वल टू दिख रहा है मेरे पास एंगल E, बोल दिया। एंगल क्या B की इक्वल मैंने क्या प्रूव कर दिया, एंगल D पर, एंगल F मैंने प्रूव कर दिया, चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। यहाँ पे देखो एंगल D हो गया। अगर आपको इसके बिहाफ पे आपको चूज करना हो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या बनेगा, तो ये देखो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या बनेगा। लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, एंगल A के सामने साइड क्या दिख रही है, BC, बोलो BC है। इसको आप नंबरिंग पहले ऐसे ऐसे लाइनिंग कर लो। एंगल E के सामने क्या बनेगी, साइड बनेगी, देखो ये सिंगल डैश सिंगल वर्टिकल लाइन, ठीक ना।
बी एंगल कहां, देखो बी के सामने साइड क्या है हमारा एसी है, इसको डबल कर लो। ये किसके इक्वल है, एफ के इक्वल, यानी एफ की सामने कौन सा दिख रही है हमको, डी एफ दिख रही है। डबल कर लो क्रॉस इस तरीके से। एंगल सी में क्या है, एंगल सी यहाँ पर है, एंगल सी की सामने साइड कौन सी है, फ्रंट साइड, यानी कि ये देखो ए बी है ना, इसको आप 1 2 3 कर लो, ऐसे डॉट कर लो, ठीक है, हो गया। अब ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है कि नहीं बताओ पहले। तब एंगल डी के पास कौन साइड दिख रही है, सामने साइड दिख रही है, यानी फ्रंट साइड ऑफ एंगल डी, फ्रंट साइड ऑफ एंगल डी, यानी फ्रंट बोलो या बोलो अपोजिट बोलो, अपोजिट साइड ऑफ एंगल डी कितना है मेरे पास, ई एफ है कि नहीं। अपोजिट साइड ऑफ एंगल C is equal to opposite side of angle D। देखो एंगल C इक्वल D का मीन्स क्या होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल C इज इक्वल टू अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल D। बात समझे ना, इसको भी आप दिमाग में रख लो भाई। चलो अब देखो C के सामने क्या दिख रही साइड, तुमको बताओ, ए भी हो गया, यहाँ पे क्या है ई एफ है, बोलो है ना। आप देखो सिंगल सिंगल डॉट तुम लगाया, तो उसको आप क्या करो, रेशियो बना दो भैया। चलो वैसे लिखो बी सी अपान क्या लिखो, डी एफ लिख दो, इज इक्वल टू ए सी अपान क्या लिख दो भैया, डी लगा दो। कोई दिक्कत क्या किसी को नहीं ना। आगे देखो ई एफ अपान क्या कर दो, अपान में कर दो भैया ए बी कर दो, या इसको रिवर्स भी कर दो, या इसको रिवर्स कर लो, क्या लिखोगे आप, डी एफ अपान लिख दो, बी सी लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी होगी यहाँ पे, है ना। डीई अपान क्या कर दो भैया, ए सी कर दो, और ई एफ क्या कर दो अपान, चलो ए बी अपान क्या कर दो, ई एफ कर दो, क्या कर दो, ए बी अपान ई एफ कर दो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चाहे तुम ऐसे लिखो चाहे तुम ऐसे लिखो, तो बात तुम्हें समझ में आ गई ना, तो कैसे चूज करते हैं। अगर एंगल सी का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल डी, इसका मतलब ये होता है, इसको भी आप समझ लो तरीके से, ठीक है ना। अच्छा लगा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने में। तो रेशियो निकालने में किसी को कोई दिक्कत हो सकती है क्या, रेशियो फाइंड करना काफी इजी होता है, और यही हमको दिक्कत करता है वहां पे, जब एंगल बीच में घुसा घुसा के देता है, तो एंगल के बीच में एंगल इक्वल कर दिया, मान लो यहाँ पे एंगल मैंने इक्वल इसके कर दिया, कुछ और कर दिया, तो वहां पे हो जाओगे आप कंफ्यूज भैया। डोंट कंफ्यूजन, है ना, डोंट कंफ्यूज, आप बिल्कुल मत होना कंफ्यूज होना भैया, आराम से सॉल्व कर लेना, आ जाएगा समझ में, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को हुई क्या, नहीं ना। चलो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन व्हिच एंगल ए इक्वल टू अदर ट्रायंगल एंगल इक्वल टू डी। इसका मतलब क्या, आप बोलेंगे भाई फ्रंट साइड ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू फ्रंट साइड ऑफ एंगल डी, ठीक है ना। बात समझे आप ना, ये तो आपको पता होना चाहिए, हो गया। चलो भाई एक बात और समझते हैं हम लोग, बात समझते हैं एरिया के बारे में, चलो सीखते हैं। कल हम लोग प्रूफ करने वाले थ्योरम, आज तो खाली सीखते हैं पहले कॉन्सेप्ट। ये है मेरे पास एरिया निकालना है ट्रायंगल का। मैं बोलो बेस अगर इक्वल मैंने कर दिया, और हाइट क्या है, ये भी हाइट है, ये बेस है, ठीक है ना। और इसी ट्रायंगल मैंने ऐसे भी बना दिया, ऐसे, ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये हो गया हाइट में, ठीक है। जिसको आप बेस सपोज करेंगे ना, उस पे उसी की क्या करें, करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, हाइट चेक करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने बेस इसको चेक किया ना, इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा आपको दिख रहा है, ये है मेरे पास ए है मेरे पास वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से जो है परपेंडिकुलर लाइन जो यहाँ पर होगी ना, वही आपका कहलाता है हाइट कहलाता है। ऐसा नहीं कहलाता कभी भी, ऐसा नहीं कि आपने बेस अगर इसको सपोज कर लिया तो हाइट आपने इसको चूज कर लिया। जिसको आपने हाइट चूज किया ना, तो हाइट ये जहां पे जो है लाई करेगी, जिस साइड में लाई करती है हाइट ना, ये इसको हम लोग क्या करेंगे, बेस मानेंगे। अगर आपने हाइट ये चूज किया तो बेस क्या लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। अगर हाइट है तो बेस कौन सा, अगर हाइट ए है तो बेस क्या बनेगा, ए बनेगा। और हाइट अगर है तो क्या बनेगा, बेस ए बनेगा। सपोज करो इसका मतलब हाइट लेंथ की कितनी ए है, इसकी लेंथ कितनी बी है, और यहाँ भी हाइट क्या ए है और बी है, तो क्या दोनों एरिया में से इक्वल नहीं मिलेगी, बोलो। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगी ना, यहाँ भी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो फिगर आपको ऐसे बनेगा, आगे देखना है आप, सपोज करो यहाँ ये है मेरे पास ट्रायंगल ऐसे, ए है, बी है, सी है। मैं बोला कि यहाँ पे ए बी को तुम क्या सपोज कर लो भैया, बेस सपोज कर लो। अगर आपने ए बी को बेस सपोज किया, तो मैंने क्या सिखाया था, उसी बेस पे एक अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, या ड्रा होनी चाहिए, तभी तो आप हाइट निकाल पाओगे ना।
अब यहाँ पे क्या है कि इसका अपोजिट डायरेक्शन तुम्हारा क्या दिख रहा है तुमको, सी दिख रहा था मेरे पास ना, यानी ए बी के जस्ट अपोजिट तुम्हारा कौन सा वर्टेक्स दिख रहा है तुम्हारे पास, ए बी के जस्ट सामने का जो वर्टेक्स मेरा कौन सा, सी है ना, क्या है वर्टेक्स सी मेरे पास क्या है, अपोजिट है कि नहीं, जस्ट उसके सामने दिख रहा है। अब यहां से कोई लाइन अगर हम ड्रा करते हैं, वो लाइन कैसी हो, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन हो, वही क्या कहलाती है भैया, ए बी की करस्पॉन्डिंग क्या होगी, हाइट होगी। अच्छी बात है। अगर अब यहां से साइड से अगर ड्रा करेंगे अंदर, तो कभी हाइट जो है परपेंडिकुलर होगी नहीं, तो करते क्या ऐसे केस में, इसी साइडों को आगे बढ़ाते हैं, यहां से हाइट लाते हैं ये ऐसे, ये हमारा होता है भैया करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाती है टू साइड ए बी के, टू बेस ए बी के। ए बी की करस्पॉन्डिंग हाइट क्या मिल गई मेरे पास, सी डी मिल गई, क्या मिल गई, सी डी मिल गई। और मैंने क्या किया, एक्सीड किया इसको, मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया, प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस टू ई, प्रोड्यूस टू ई मैंने किया, किसको, बी को, ए बी को मैंने कहा था प्रोड्यूस कर दिया, ई तक किया। तो यहां पे मैंने क्या लाइन ड्रा किया भैया, यहां से लाइन मैंने ड्रा किया 90 डिग्री का, ये हो गया सी डी। ये जो सी डी मेरे पास है, यही क्या है, इस ए बी की करस्पॉन्डिंग क्या हाइट हो गई। ठीक है, मैंने बोला कि मेरे पास कोई चलो मेरे पास कोई सीलिंग फैन लगा हुआ, ठीक ना, मैं पूछता हूँ इसकी हाइट क्या है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, चलो मेरे पास एक सामने मेरा फैन है ना, मेरे सामने क्या एक फैन है जो कि मूव कर रहा है, चलो भाई जो भी है, मैंने बोला कि उसकी हाइट क्या है, तो क्या करोगे, यहाँ से आप हाइट चेक करोगे तिरछा नहीं ना, क्या करोगे, वहां से लाइन ड्रा करोगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करोगे, जो लाइन वहां से ड्रा होगी वही कहलाती हाइट कहलाती। तो हम यहाँ से है ना, हम यहाँ पे खड़े थे, क्या करेंगे, यहाँ से सपोज कर लेंगे कि हम वहां पे हैं, सपोज करो हम वहां पर हैं, फिर वहां से हम लाइन ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, तो वही क्या होगी, जेड उसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी उसकी जेड वही हाइट हो जाएगी। यहीं पे बात करते हैं हाइट जो कैसे करेंगे, हाइट के बारे में क्या ख्याल है, यानी कि हाइट तभी चूज करेंगे जिसको बेस आपने लिया ना, उसी करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, हाइट चूज करते हैं। अगर आपने बेस इसको लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हाइट बनेगी, जो इसकी अपोजिट वर्टेक्स से, जो इसके अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन ड्रा की गई है, वो भी कैसी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, वही क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई, बोलो भैया, ठीक है ना। तो आप जो है ऐसे आप सपोज कर सकते हो, तो आप बोलोगे हाइट क्या होती है, हाइट इज द लेंथ विच इज, which is a draw, which is a height corresponding to base, अगर बात करें a height corresponding to base which is draw opposite vertex of the base which is perpendicular line, यानी कि which draw perpendicular line of opposite vertex of base, ठीक ना, आप ऐसा बोल सकते हो। ये मेरे पास थ्योरी हो गई, मेरे पास क्या हो गया, ट्रायंगल थ्योरी मेरे पास हो गया। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल मुझे बता दिया, ट्रायंगल की एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट कर लेते हैं। ठीक है ना, बात समझे ना आप, अच्छी बात है। चलो एक बात और समझते हैं, हल्का सा फटाफट समझते हैं कि मगर मेरे पास अगर एक ट्रायंगल हो और एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू थीटा हो गया, और द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड कितनी हो गई, ए हो गई, ये बी हो गई। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट का मतलब होता है भैया सटी हुई, यानी कि संलग्न होता है, हिंदी क्या होती है, संलग्न भुजा, संलग्न होता है, जो लगी हुई आपस में हो, यानी कि उसको बोलते हैं संलग्न, बोलते हैं संलग्न। Two adjacent sides are given A and B, and between their sides angle कितना है, थीटा है मेरे पास। तो ऐसे केस में इसका एरिया क्या निकलेंगे, 1/2 होता है, ए बी साइन थीटा होता है। अब देखना यहाँ पे कैसे निकालते हैं, बराबर देखना यहाँ पे। अगर मैं सपोज करूं ए बी, ए मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। हमने क्या कहा था कि अगर आपने इसको बेस सपोज किया तो आप क्या चेक करेंगे, इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट कहां चूज करना पड़ेगा भैया, इसके जस्ट अपोजिट वर्टेक्स से लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे। यानी अगर आपने इसको बेस अगर सपोज किया तो इस पे, यानी इस बेस पे जो परपेंडिकुलर लाई करेगा वही साइड क्या हो जाएगी, इसकी हाइट कहलाएगी। यानी हाइट क्या कहलाएगी, देखो ये हाइट कहलाई आपकी, बोलो हाइट हुई कि नहीं है, ये है 90 डिग्री, ये भी 90 कहलाएगा ना, बोलो भैया। ये मेरे पास क्या बी है, ये क्या है, अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसका नाम क्या होता है, यानी कि ये हो गया बी, ये मेरे पास कोई एंगल है, और ये क्या हो गया, मैं बात करूं अगर इसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में बात करूं, मैंने बोला ए बी और सी, और ये हो गया डी, ए डी सी,
ए डी सी तुम्हारा ट्रायंगल जो दिख रहा है वो क्या है, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, बोलो है कि नहीं, इस तरीके से। तो यहां पे मुझे बात करो, अगर मैं यहां लगाता हूं ये साइन थीटा तो क्या निकलेगा, क्या होता है, बोलो ये हाइट अपान हाइपोटेनस होता है, क्या होता है, हाइट अपान हाइपोटेनस होता है, क्या बनेगा, हाइट कितने मेरे पास यहाँ पे दिख रही है भाई, हाइट क्या होती है भैया, जो लाइन आपकी होती है परपेंडिकुलर लाइन, चलो मैंने इसको मान लिया भैया सी डी, हाइट अपान हाइपोटेनस क्या बनेगा, बी है कि नहीं बताओ पहले, बी है ना भैया, फ्रंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ राइट एंगल, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस कहलाता है, बोलो सही है ना। मतलब बी, यहां से अगर हम बात करें सीडी की, सीडी क्या है, हाइट है कि नहीं, सीडी, सीडी क्या निकल गई मेरे पास, बी साइन थीटा आ गया। मुझे पता है 1/2 बेस क्या मैंने सपोज किया था, ए इंटू हाइट, क्या मिलेगी हाइट, बी साइन थीटा मिलेगी, नहीं मिलेगी, और जो सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। अगर आपने यहां से अगर बी को अगर हाइट अगर बेस सपोज करोगे तो यहाँ बी पे एक लाइन ड्रा करेंगे, जो कहां से आने वाले भैया है, ये आने वाली है वर्टेक्स बी से, और वो होगी बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, फिर यहाँ पे आप लगाओगे एक फार्मूला तो क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या सपोज किया आपने ए, और इसकी करस्पॉन्डिंग क्या हाइट मिलेगी मेरे पास, वो मुझे मिलेगी ए साइन थीटा। तो कभी भी अगर मेरे पास अगर टूट एक ट्रायंगल है, उसके बीच से कोई अगर एंगल गिवन है, अल्फा मान लीजिए है, ए साइड मान लीजिए आपके पास हो गया आर, ए भी हो गया आर, तो क्या बोलेंगे 1/2 आर, आर का मतलब आर स्क्वायर और साइन अल्फा, साइन अल्फा। कभी भी कोई मेरे पास हो गया है, मेरा सर्किल हो गया, सर्किल ये मेरे पास कोई आपका सेंटर हो गया, ये आर ए भी आर इक्वल होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक ट्रायंगल ड्रा किया, मतलब इस तरीके से क्या किया मैंने, इस सर्किल मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल लगा दिया, मतलब कि यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया ट्रायंगल, ये कितने पर लेंथ है, थीटा होगी सपोज करो, ठीक है ना, ये होगी मेरे पास आर ए भी आर ही होगा, तो यहाँ पे इसकी एरिया क्या मतलब मिलेगी सर्किल, ये जो है मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा नहीं मिलेगी, बोलो है कि नहीं सही। इस साइड को सम कर दो, देखो ए और बी यहाँ पे था, यहाँ पे दोनों सेम हो गए, तो आर इंटू आर करेंगे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर मिल गया, और इसका ले लेते हैं साइन लेते, साइन ऑफ थीटा, तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, बोलो कोई दिक्कत है क्या, यही हम लोग सॉल्व करते थे ना, ठीक है ना। तो ये चीज कितनी आसान है बताओ, है कि नहीं। तो यहाँ पे दो तरीके याद करना, कि किसी भी अगर ट्रायंगल के पास अगर एरिया निकालनी हो, कब, व्हेन टू adjacent sides are equals and between their angles are also equal, in this case the area of triangle क्या बनेगा 1/2 product of 1/2 product of 1/2 product of adjacent side into between their angle, ये होता है, ठीक ना, याद रखना इस चीज को, भूलना मत इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, आज के लिए इतने ही करते हैं क्लास, है ना, अब मेरा क्लास हो गया, ओवर हो गया यहीं से। मैं कल शुरू करने वाला हूँ ट्रायंगल का नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम लोग शुरू करेंगे थ्योरम नंबर 1 जो प्रूव करेंगे, और खूब मजा आने वाला, ठीक है ना। तब तक आप लोग अपना पढ़ते रहिए मेहनत से और अच्छे से काम करिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक है। तो ओके, तो सबको मेरा जो है ये बोलूंगा भैया, टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड खूब पढ़ाई करिए, खूब मस्त रहिए, और ट्रायंगल के बारे में जो मैंने बताया इसको आपको, इसको देखेंगे तो मिलेगा आपको कि ये जो मैंने बताया था ट्रायंगल के बारे में, उसको डिफाइन कैसे करें, ट्रायंगल को मैंने सिखाया था आपको कैसे, उसको सीखिएगा यहाँ पे। ये है सबसे यूनिक तरीका मेरा समझाने का, और ये आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो बनने वाली है ट्रायंगल के बारे में, ठीक है ना। तो आपको अगर सीखना है ट्रायंगल के बारे में, अगर अच्छे से आप जानते हैं कि ट्रायंगल क्या करता है, एग्जाम में तो पक्का क्वेश्चन आने वाले हैं इसके होते हैं ना, और ये बहुत दिक्कत भी करता है, इसलिए आपको इतना मन से पढ़ना, इतना अच्छे से समझाने वाला मैं यहाँ पर हूँ कि कोई दिक्कत कभी होगी नहीं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ट्रायंगल को मैं ऐसा पढ़ाने वाला हूँ जो कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको, ठीक है ना। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में, है ना, एट दिस टाइम, ठीक, सी यू टुमारो, ओके।